नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नए सपने नई उड़ान तेल तिलहन इंडस्ट्री के लिए 2023 कैसा रहा है और 2024 कैसा रहने वाला है, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान भी है। संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। और साथ ही विजय डेटा हैं, एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सुधाकर जी आपके पास आएंगे। 2023 को अगर हम देखें तो ये कंज्यूमर के लिहाज से काफ़ी अच्छा साल रहा है। उन्हें सस्ता खाने का तेल मिला। दूसरा, रिकॉर्ड इंपोर्ट के लिए भी 2023 को याद किया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी कम है, उससे भी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। तो 2023 कैसा रहा कंज्यूमर के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, और 2024 से सुधाकर जी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 2023 का अगर हम समरी करें विश्वमोहन जी, तो इट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए करीब 30-40% दाम गिर गए थे। तो एज फार एज एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन इज कंसर्न, इट वाज वेरी मच अंडर कंट्रोल, नो लॉन्गर अ कंसर्न फॉर इवन द गवर्नमेंट। एंड बट हाउएवर फॉर द इंडस्ट्री के लिए थोड़ा मिक्स था, बिकॉज ऑफ ह्यूज वॉलेटिलिटी and also due to lack of hedge mechanisms. Steep fall in the market was causing troubles to the industry and also to the supply chain, the distribution channel. और उसके साथ साथ डोमेस्टिक एक्सचेंजेस भी बंद थे। तो इसके वजह से डोमेस्टिक क्रशर्स हो या होलसेलर्स हो, रिटेलर्स हो या इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो, तो वो अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट में हेज नहीं कर पा रहे थे। सो इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ट्रेडर्स के लिए इतना खास नहीं था। और 23 में हमने ये भी देखा है कि सनफ्लावर ऑयल बहुत सस्ता हो गया था, एंड देयर बाय देयर वाज नो डेफिशिएंसी ऑफ ऑयल। पोर्ट स्टॉक हमेशा भरपूर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाज आल्सो फुल। इट वाज बेसिकली अ बायर्स मार्केट। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन लिया था कि कंज्यूमर प्राइसेस को बढ़ाना नहीं है, तो इसलिए ड्यूटी का कोई चेंजेस वगैरह मेजर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम आज देखते हैं 2024 का आउटलुक आगे जाके, पहले अगर मैं ग्लोबल फैक्टर्स पहले बता दूं कि पाम का जो प्रोडक्शन है मलेशिया में स्टैग्नेंट है। और फॉर द ईयर ऑफ 24 इंडोनेशिया में मुश्किल से 7 से 8 लाख टन ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसकी वजह से जो कैरी आउट स्टॉक्स है कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन, ये जैन फेब मार्च अप्रैल तक थोड़ा पाम का टाइटनेस रहेगा। इसकी वजह से सोया और पाम का गैप थोड़ा नैरो हो गया। बट उसके साथ साथ आगे जाके हमको अप्रैल से देर इज अ वेरी गुड क्रॉप ऑफ सोयाबीन क्रॉप्स। लाइक लास्ट ईयर तो was a disaster in Argentina, 27 million tons as against 50 million tons का प्रोडक्शन था। लेकिन इस बार वो वापस 48-50 मिलियन टन्स का अंदाजा है। अभी प्लांटिंग हो रहा है अर्जेंटीना में। उसके साथ साथ ब्राज़ील में भी प्रोडक्शन सोयाबीन का 158-160 मिलियन टन्स का एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग आगे जाके। तो इसकी वजह से हम सोचते हैं कि पाम और सोया compete करेगा, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। एंड उसके दोनों का प्राइस गैप नॉर्मली जो $150 हुआ करता था, मेरे ख्याल से वो $40-50 में ही रहेगा, क्योंकि सोयाबीन अर्जेंटीना भी compete करेगा इंडियन मार्केट्स में सप्लाई पहुंचाने का। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि सनफ्लावर ऑयल जो प्रेशराइज में था 2023 में, उसका एक्सपोर्ट प्राइस कम होते जा रहा है यूक्रेन रशिया से। तो धीरे धीरे वहाँ का जो प्राइजेस जो डिस्काउंट में चल रहे थे सोयाबीन ऑयल से, मेरे ख्याल से वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। और तो क्योंकि इतना प्रेशर इस बार इस साल सनफ्लावर सेक्टर से दिखता नहीं है, तो ये तीन ऑयल ग्लोबली हम देखें। और मेन इशू ये रहेगा कि गोइंग इनटू 2024 कि मेनली अपना ये मैक्रो फैक्टर्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी कमोडिटी मार्केट किस तरफ जाएगा, क्रूड ऑयल का क्या की ड्राइवर रहेगा, ये सारे फैक्टर्स ग्लोबली हमको देखना पड़ेगा। इंडिया में अगर सिचुएशन अगर देखा जाए,
तो सोयाबीन क्रॉप जो है अभी तुरंत प्रेशर के कारण वो काफ़ी कम हो गया, प्राइसेस गिर गया ऑलमोस्ट एमएसपी की तरफ। मस्टर्ड इज गेटिंग ऑल्सो सपोर्ट, बट नाफेड के यहाँ से 9 लाख टन का अभी मार्केटिंग बाकी है बिफोर मार्च न्यू क्रॉप। मस्टर्ड क्रॉप का भी अंदाजा का प्लांटिंग देखते हुए मोर और लेस लास्ट ईयर के बराबर या अच्छा ही रहेगा। तो हम सोच सकते हैं कि अभी कि जैन फेब मार्च अप्रैल अप्रैल तक थोड़ा टाइट मार्केट रहेगा, क्योंकि मलेशियन एंड स्टॉक्स का प्रोजेक्शन जो हम बात करते हैं, एस्टिमेट करते हैं एज अगेंस्ट 2.3 2.4 मिलियन टन, 24 लाख टन जो कैरी आउट है, वो अप्रैल तक 20 लाख टन होने का अंदाजा है। तो इसकी वजह से थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में थोड़ा 7 से 10% मार्केट थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर अप्रैल से देखना पड़ेगा फिर कि साउथ अमेरिकन क्रॉप्स का कैसा मार्केटिंग रहेगा, चाइना का डिमांड कैसा रहेगा, मील का डिमांड कैसे रहेगा। एंड सो ऐसा एक व्यू, ओवरऑल व्यू हम दे सकते हैं। ओके, यानी 2023 को अगर आप कहें तो ग्राहकों के लिए काफी अच्छा साल रहा है, लेकिन 2024 में हो सकता है कि यहाँ पर दाम थोड़े अप्रैल तक बढ़े, लेकिन आगे कुछ नरमी की भी संभावना दिख रही है। संदीप जी, एक एक अब खाने के तेल की एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले सोया तेल के बारे में बताइए, क्या लग रहा है, क्या आउटलुक है 2024 को लेकर? देखिए जनाब, 2023 ये बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ईयर रहा है। इस साल में हमारा एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 10% बढ़ा है। ये बहुत खुशी की बात है। टोटल इंडिया का कंजम्पशन 235 लाख टन हुआ करता था, वो 260 लाख टन हो गया है, क्योंकि कंज्यूमर को 10 साल के लोएस्ट प्राइस में तेल मिल रहा है। वर्ल्ड ओवर वेज ऑयल की कीमतें बहुत लो है और गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी भी बहुत लो रख रखी है, 5.5% क्रूड पे। ये दोनों कारण से ये वेज ऑयल की बारंबार हमारे यहाँ है, गंगा बह रही है और कंज्यूमर के लिए पार्टी है। -17% हमारा वेज ऑयल का इन्फ्लेशन में नंबर आ रहा है। सो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी को इंडस्ट्री को खुशी है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, हम सप्लाई कर पा रहे हैं। और जहां तक अरहर तेल का सवाल है, सोयाबीन ऑयल का तेल का सवाल है, सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन देखिए, इंडिया में तो आप समझ के चलिए हमारा प्रोडक्शन 100 लाख 110 लाख के बीच में चल रहा है। ब्राजील में प्रोडक्शन ये साल, पहले अनुमान था कि 1650 लाख टन होगा, लेकिन अभी अनुमान हो रहा है 1550 लाख टन का। तो ब्राजील में 100 लाख टन का प्रोडक्शन कम गिना जा रहा है, जो इंडिया का कुल प्रोडक्शन है। अर्जेंटीना में लेकिन ये साल प्रोडक्शन बढ़ के आने वाला है। 240 लाख लास्ट ईयर ड्राउट ये में अर्जेंटीना का प्रोडक्शन था। ये साल 480 से 500 लाख टन अर्जेंटीना का प्रोडक्शन होगा। फिर दो कंट्री यूरुग्वे और पैराग्वे, दो कंट्री और है साउथ अमेरिका में, उन दोनों में मिला के आप समझ के चलिए करीबन 130 लाख टन का प्रोडक्शन होगा। तो वर्ल्ड ओवर लास्ट ईयर से करीबन 250 लाख टन एडिशनल सोयाबीन का प्रोडक्शन होने वाला है और वो हमें अच्छा सोयाबीन ऑयल की अवेलेबिलिटी कराएगा। और उसको देखने में हमने देखा सोयाबीन ऑयल की कीमतें इन दिनों में काफी नीचे आई है। जो ऊपर पीक में $1140 थी, वो अभी $935 हो गई है। 200-205 डॉलर नीचे सोयाबीन की कीमत आई है पिछले 2 महीने में। एंड ये साल सोयाबीन बड़ा कॉम्पिटिटिव तेल रहेगा और सोयाबीन का इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, ऐसा हमारा ख्याल है। लास्ट ईयर इंडिया ने इंपोर्ट किया था सोयाबीन का 34 लाख टन। ये साल सोयाबीन का इंपोर्ट 38-39 लाख टन तक बढ़ने का हमारा अनुमान है। सो सोयाबीन लेकिन सोयाबीन में आपको देखना होगा कि बायोडीजल में सोयाबीन बहुत कंज्यूम हो रहा है, अमेरिका में और अर्जेंटीना में और ब्राजील में और यूरोप में भी। तो वो सोयाबीन का जितना वर्ल्ड का प्रोडक्शन है, उसका मोर देन 25% 30% तेल बायोडीजल में चले जाता है। फूड यूज के लिए बाकी 70% ही बचता है और 70 में भी जो बचता है वो बड़ी बड़ी कंट्रियों में ओन कंजम्पशन हो रहा है। सोयाबीन ऑयल का वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट जो है वो 100 से 110 लाख टन ही है, उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट नहीं है सोयाबीन ऑयल का। और वो 100-110 लाख टन के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट में इंडिया है 38-39 लाख टन इंपोर्ट करेगा। तो इंडिया का शेयर करीबन 35% वर्ल्ड का एक्सपोर्टेबल सोयाबीन ऑयल में इंडिया इंपोर्ट करेगा। सो इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है सोयाबीन ऑयल के लिए। और इंडिया की बाइंग जो होती है, इंडिया ने 1 लाख टन तेल खरीद लिया तो वहाँ अर्जेंटीना में, अमेरिका में सोयाबीन ऑयल के भाव $10 $15 बढ़ जाते हैं। इंडिया शांत बैठा है तो वहाँ बाजार नीचे आ जाता है। तो इंडिया का बहुत बड़ा महत्व है सोयाबीन ऑयल की इकोनॉमी में वर्ल्ड ओवर। ओके, बिल्कुल, उसे हम आगे चर्चा भी करेंगे कि जिस तरह से प्राइसेस भी नीचे की तरफ आए हैं और पाम और सोयाबीन का जो ये प्राइसेस एक
रेंज में एक नैरो होता जा रहा है, जो डिफरेंस था ना वो काफ़ी कम होता जा रहा है। उससे पहले हम आगे बढ़े, विजय जी आपके पास आएंगे, हम आपसे सोयाबीन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह का मार्केट रहने वाला है 2024 में सोयाबीन का? सोयाबीन हम मोस्टली इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। हमारे प्रोडक्शन से मोर देन डबल हम इंपोर्ट करते हैं। जैसा संदीप जी बता रहे थे कि वर्ल्ड में सप्लाईज काफी अच्छी रहने वाली है आने वाले साल में, इसलिए मुझे ज्यादा तेजी की संभावना नहीं लगती है और प्राइसेस साइडवेज ही रहने चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि साइडवेज रहने वाला है। चलिए अब मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। विजय जी आपसे मेरा सवाल होगा, मस्टर्ड की बुआई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इस बार भी बम्पर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है मस्टर्ड को लेकर, और 2024 के लिए मस्टर्ड कैसा रहने वाला है, ये मार्केट कैसा रहेगा? देखिए, इस साल हमारे देश में सरसों की पैदावार 113 लाख टन थी और उसमें से करीब 105 लाख टन के करीब कंज्यूम हुआ है, हो जाएगा सीजन एंड तक। नेक्स्ट ईयर क्रॉप करीब 120 लाख टन की नजर आ रही है और 10 लाख टन के करीब कैरी फॉरवर्ड जाने वाला है। तो काफी अच्छी सप्लाईज रहेंगी और काफी अच्छी क्रशिंग भी होगी। सरसों तेल की कंजम्पशन भी देश में बढ़ रहा है, लगातार प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है 4-5 साल से और कंजम्पशन भी हर साल बढ़ता जा रहा है, इसलिए काफी अच्छी सप्लाईज रहेंगे, काफी अच्छा सरसों तेल का कंजम्पशन रहेगा। ओके, तो प्राइस के हिसाब से क्या लग रहा है, क्या प्राइस भी नीचे की तरफ रहेंगे या कंजम्पशन बढ़ने से कुछ फायदा मिलेगा, दाम कुछ आगे बढ़ेंगे क्या विजय जी? नहीं, प्राइसेस 2000 इस सीजन के मुकाबले एवरेज 10-15 रुपए किलो नीचे रहेंगे नेक्स्ट सीजन में। ये 24-25 का जो सीजन रहेगा, जो नया सीजन आ रहा है उसमें 10-15 रुपए किलो नीचे ही रहेंगे, जो इस साल जो करंट ईयर में हमारे प्राइसेस थे उससे। जैसे जो करंट ईयर है इसमें एवरेज प्राइसेस करीब 110 थे और नेक्स्ट ईयर ये 90-95 करीब रहने की संभावना है ओके, अब किलो में। अब आपका पाम पे मुझे राय चाहिए। संदीप जी, पाम तेल को लेकर क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है, क्या दाम आगे यहाँ से पाम के बढ़ने वाले हैं, सप्लाई की स्थिति क्या है, क्या मलेशिया की जो सप्लाई है वो क्या स्थिर रहने वाली है, और इंडोनेशिया से कुछ बढ़ेंगे, तो दाम किस तरफ जाएंगे और ये कब तक तेजी की संभावना लग रही है, और कहाँ से नरमी आएगी पाम तेल में? हाँ, देखिए, पाम तेल में मैं सिंगापुर में ही हूँ और मैं सब पाम के प्लांटेशन बड़ी बड़ी कंपनियों से 2-3 दिन से मुलाकात कर रहा हूँ और अब सबका व्यू ये है कि पाम का प्रोडक्शन जो है जनवरी से मार्च में घटने वाला है। उस कारण से पाम पे सेलिंग प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। ऑल्दो डिमांड भी स्लो है, लेकिन प्रोडक्शन कम होने के कारण में सेलिंग प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। इस कारण से हमको दिख रहा है कि पाम जो है वो, जैसे आज का प्राइस मैं आपको बताऊं, $880 सीपीओ का लेवल है सीएनएफ का। सोयाबीन ऑयल का लेवल चल रहा है $920 और सनफ्लावर का लेवल चल रहा है $900। तो पाम तेल सोयाबीन और सनफ्लावर के आसपास घूम रहा है। जनरली $100 से $150 डिस्काउंट हुआ करता है। वो कारण यही है कि जनवरी से मार्च में प्रोडक्शन घटने की संभावना है और पाम पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो हमें लग रहा है कि अभी इंडिया का पाम की तरफ इंपोर्ट थोड़ा कम होगा जनवरी से मार्च में, और जब पाम का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा अप्रैल मई से, तब पाम का प्रोडक्शन इंपोर्ट बढ़ेगा। जब तक हर महीने इंडिया का इंपोर्ट 6 से 4.5 लाख टन ही होने वाला है जनवरी से मार्च में पाम का, और हमारा इंपोर्ट सोयाबीन और सनफ्लावर का बढ़ेगा, ये सामने हमें लग रहा है। और पाम की बैलेंस शीट थोड़ी टाइट है, ये हमको समझ के चलना होगा एंड उसके साथ सिचुएशन है। लेकिन एक बात और जरूरी है, यहाँ सबसे बात करने में ये पता लग रहा है कि पाम रिफाइनिंग में जैसे हमें इंडिया में डिस्पैरिटी हो रखी है, उसी तरह से इंडोनेशिया में भी डिस्पैरिटी हो रखी है और मलेशिया में ठीक ठीक है, वहाँ कम से कम ब्रेक इवन हो रहा है। सो ये पाम रिफाइनिंग थोड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी। पाम प्लांटेशन पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए प्राइसेस अच्छी है, बट पाम रिफाइनरी इंडोनेशिया में भी पैसा नहीं कमा रही है और इंडिया में तो कमा ही नहीं रही है, बिकॉज इंडिया में हमारे यहाँ सीपी और ओलिन जो है उसका ड्यूटी डिफरेंस इतना कम है, तो उससे, और ये जो ओलिन जो है $25 सस्ता सीपीओ से बेचते हैं यहाँ वाले, तो उससे इंडिया के रिफाइनरीज का मार्जिन नहीं आ रहा है। वो एक चिंता का विषय है और उसके लिए गवर्नमेंट को सीपीओ और रिफाइंड ऑयल में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाने की जरूरत है, जो अभी 7.5% है। जैसे क्रूड ऑयल की ड्यूटी 5% है और रिफाइंड की 12.5 है प्लस सरचार्ज, तो वो 7.5% का गैप है, वो इनफ नहीं है इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेक इन इंडिया करने के लिए। वो गैप को करीबन 15% करना जरूरी है और रोलिंग की ड्यूटी जो है 12.5 को 17.5 करने से ये हो जाएगा। ये बात हमने बहुत दिनों से गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रखी है
लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। लेकिन हम गवर्नमेंट से वापस अपील करेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया कराने के लिए ये बहुत जरूरी है, इस पर गौर किया जाए। दूसरी बात, रेपसीड और मस्टर्ड में तो हमारे विजय भाई एक्सपर्ट है, मस्टर्ड किंग बोलते हैं हम उनको, और वो फसल की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हैं और आउटपुट और प्रोडक्शन प्राइसेस पे भी ध्यान रखते हैं। तो इम्पोर्टेड ऑयल का जहाँ तक सवाल है, सोया का मैंने आपको बता दिया, पाम का मैंने आपको बता दिया। सनफ्लावर का जहाँ तक है, सनफ्लावर ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी है। रशिया, यूक्रेन, फिर रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्डोवा, अर्जेंटीना, सब जगह से हमें सनफ्लावर मिल रहा है और हम लोग इम्पोर्ट कर पा रहे हैं। हर महीने सनफ्लावर हमारा 2.5 से 3 लाख टन मिनिमम आएगा। कई कई महीनों में 3.5 लाख टन भी हो जा रहा है। तो शिपमेंट्स हमारे रेगुलर चल रहे हैं सनफ्लावर के। ये रेड सी का प्रॉब्लम बीच में थोड़ा आने से रशिया यूक्रेन से एंजाइटी बनी थी कि भाई उसको लेके वॉयज टाइम 10-12 दिन बढ़ जाएगा, तो डाइवर्जन करना पड़ेगा या शिपिंग कॉस्ट $25-30 बढ़ जाएगी। ये एक चैलेंज थोड़ा माइंड में है, लेकिन उसको देखना होगा कि रेड सी में और इंटेंसिफाई होता है क्या अटैक मिसाइल्स के और इसके ड्रोन्स के। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और होगा तो कॉस्ट $25 बढ़ेगी सनफ्लावर इम्पोर्ट की रशिया यूक्रेन से। यही ध्यान में रखने की बात है। तो जहां तक इम्पोर्टेड ऑयल का सवाल है, हमने लास्ट ईयर 165 लाख टन इंपोर्ट किया है 2023 में, कैलेंडर ईयर में। 2024 में भी हमारा अनुमान है कि 163 से 165 लाख टन का इंपोर्ट होगा इस देश में, और लोकल प्रोडक्शन हमारा करीबन 95 लाख टन है। तो हमारा टोटल कंजम्पशन देश का 260 लाख टन होने वाला है। 2023 में 260 रहा, 2024 में भी 260 से 65 कंजम्पशन होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कंज्यूमर को इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत रीजनेबल रेट में ऑयल सप्लाई कर पा रही है, ओके और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। ओके Thank बिल्कुल सही बात है, आपने पूरा समझा दिया, पाम तेल से लेके सोया और सनफ्लावर के बारे में भी समझा दिया कि स्थिति क्या है ग्लोबली। लेकिन चलिए अब भाव की हम बात कर रहे थे, तो सुधाकर जी आपसे मेरा सवाल होगा, 2024 में कौन से तेल के दाम आपको लग रहा है कि यहाँ से बढ़ सकते हैं और कब तक ये बढ़ सकते हैं, और कहाँ में गिरावट आ सकती है और कब से वो गिरावट आ सकती है, सुधाकर जी? हाँ, तो हमको सबसे ज्यादा तेजी जो है पाम मार्केट, जो आप याद कर सकते हैं कि ये हो गया था करीब $2000। तो आज के दिन में $860 का भाव है C&F। तो आप समझ सकते हैं कि पाम का मार्केट कितना गिर गया है। तो इसमें देखा जाए तो ये 840 850 रेंज टू $910 $920 रहेगा अप्रैल तक। और उसी समय सोयाबीन ऑयल C&F इंडिया वुड बी अराउंड 930 to 1030 C&F। बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, लेकिन $60-70 ऊपर जाने का उम्मीद है अप्रैल तक। ऐसा नहीं है कि जनवरी से हो जाएगा, लेकिन फरवरी से लेकर के। और सनफ्लावर ऑयल का अंदाजा है कि आज के दिन में जो 920 $980, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट प्राइसेस मोर और लेस सेम रहेंगे। ओके, यानी आपको लग रहा है कि अप्रैल तक ये थोड़ी तेजी यहाँ पर दिख सकती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वापस से दबाव दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के चैलेंजेस को लेकर कि 2024 के चैलेंजेस क्या है। जो चैलेंजेस है वो इंपोर्ट ड्यूटी में जो डिफरेंस है रिफाइंड और क्रूड पाम तेल का, वो जो कम हो गया है, वो जो नैरो हुआ है, उससे काफ़ी इंडस्ट्री परेशान है। यहाँ के रिफाइनर्स को दिक्कत हो रही है। इस पर विजय जी आपका क्या कहना है? विजय जी, क्या आप सरकार से आपकी डिमांड क्या है 2024 के लिए एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए? देखिए, पहली डिमांड तो हमारी ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट की MSP 5650 सरसों की है और मंडियों में सरसों इससे काफी नीचे बिक रही है, और इंडस्ट्री MSP को डिफेंड नहीं कर सकती। इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, तुरंत 15-20% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर और भाव दूसरा नहीं संदीप भाई मिलेंगे ने जैसे बताया है कि क्रूड और रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट ड्यूटीज में डिफरेंस जो 7.5% है, इसको करीब 15% किया जाए। ओके, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप भाव बेहतर नहीं देंगे तो डेफिनेटली कोई भी किसान यहाँ खेती की ओर नहीं आएगा। आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और यहाँ पर दाम ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से आत्मनिर्भर हो पाएंगे? सुधाकर जी, आपसे मेरा सवाल था, आप सरकार के सामने क्या मांग रखना चाहते, क्या इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेज है 2024 के लिए, कौन कौन से चैलेंजेज होंगे? तो मेन तो ये रहेगा, देखिए आसियान ट्रीटी के कारण जो 2020 में खत्म हो गया है, 2010 में साइन हुआ था, 2020 में वो खत्म हो गया। तो इसके वजह से
क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का ड्यूटी का जो डिफरेंशियल है, जो 12.5% 15% हुआ करता था, वो 7.5% किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, पाम ऑयल का जो करीब करीब 30%, मतलब नियरली 30 लाख टन पाम ऑयल जो फिनिश गुड्स आके compete करेगा, उसकी वजह से जरूर इंडियन इंडस्ट्री को क्रूड ऑयल की जगह में साथ साथ फिनिश गुड्स भी लाना पड़ता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना नहीं हो पा रहा था पाम में। तो इसके कारण हमारा तो पहला मांग यही रहेगा कि इंडस्ट्री को, वेर एज इंडोनेशिया एंड मलेशिया दे सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उन्होंने एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रखा है फिनिश गुड्स में। तो ये जो डिफरेंशियल ड्यूटी है, इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी, ये काफ़ी नहीं है। इसको तुरंत 12.5 या 15% तो जरूर करना चाहिए, ताकि देर इज ए रीबैलेंस, मतलब इंडियन इंडस्ट्री थोड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल सके और हम सप्लाई चेन इंडस्ट्री की तरफ से मेंटेन रखते हैं कंज्यूमर्स के लिए थ्रू आउट द ईयर। सो वो हमारा पहला डिमांड रहेगा, टू इंक्रीज द ड्यूटी डिफरेंशियल। एंड हमको तो डिफरेंशियल से मतलब है, या तो अगर कंज्यूमर के हित में 5.5% AIDC जो CPO में है, वो अगर निकाल दिया तो भी डिफरेंशियल अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के दिन में एग्रीकल्चर सेस CPO में है, लेकिन रिफाइंड में नहीं है। लेकिन ग्लोबली $80-90 का रिफाइंड में एक्सपोर्ट ड्यूटी में इंसेंटिव है। सो पहला मांग डेफिनेटली इंडस्ट्री की तरफ से, एज इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तो ये रहेगा कि एट अ राइट टाइम डेफिनेटली इसको डिफरेंशियल को बढ़ा दे, ताकि क्रूड और रिफाइंड का इंपोर्ट रीबैलेंस हो जाए। सेकेंड मुद्दा ये है कि देखिए, इंक्रीजिंग सप्लाई, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, इंक्रीजिंग डिमांड, हमने तो देखा है कि इंपोर्ट जो 15 मिलियन टन, मतलब 150 लाख टन जो था, ये हो गया करीब 70 मिलियन टन, मतलब 2 मिलियन टन का इंपोर्ट्स का बढ़ोतरी हुआ है। या तो इसको सनफ्लावर ऑयल को लेकर के हुआ है, या रिफाइंड पाम ऑयल जो एक्सेस आ गया है उसकी वजह से हुआ है, या स्टॉक बिल्डअप इंडिया में हुआ है। वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि द डोमेस्टिक क्रॉप्स और गोइंग इनटू स्टॉक, लाइक मस्टर्ड सीड, अगर सोयाबीन सीड, दोनों भी स्टॉक में चले जा रहे हैं। वेर एज वी नीड टू कीप ए क्रशिंग पेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो। तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर ऑयल सीड इंडस्ट्री, for the growth of support of the domestic oilseed crop in the long term, apart from oil palm। तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम हमने भी वाइट पेपर सबमिट किया था, तो वो लॉन्च करना जरूरी है इस साल में। और नंबर 3 मांग हमारा ये रहेगा कि GST में एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है एडिबल ऑयल सेक्टर में, जो चेंजेस हुआ है लास्ट ईयर, उसके वजह से हम GST का वेस्टेज हो रहा है पूरा इंडस्ट्री को। अगर हम देखें टोटली, तो 600 से 700 करोड़ का वेस्टेज हो रहा है GST का, जो GST पे कर रहे हैं लेकिन क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स इतना नहीं है, वैल्यू एडिशन इतना नहीं है। तो हम लोग डिमांड ये करते हैं कि या तो GST एडिबल ऑयल के लिए थोड़ा और रिड्यूस कर दें, या उसमें जो GST जो यूटिलाइज नहीं हो पाता है उसको रिफंड सिस्टम फिर से चालू कर दे, जो बंद किया गया था। सो ये 3 हमारा मेन मुद्दा है। और हम ये भी आशा करते हैं, हालांकि हम गवर्नमेंट से रेगुलरली मिलते हैं इन बातों पे। अभी FTAs विद द नेबरिंग कंट्रीज, आपको याद होगा एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था इंडिया में बिकॉज ऑफ FTAs, एंड आशियान ट्रीटी भी रिव्यू हो रहा है। तो उसमें इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करके साथ साथ इसमें प्रैक्टिकली म्यूचुअली बेनिफिशियल डिसीजंस लिए जाए, ये हमारा मांग रहेगा एज IVPA। ओके, यानी आपका भी वही कहना है कि जो रिफाइंड और क्रूड ऑयल के जो डिफरेंसेस है वो जो कम हो गए हैं, उससे घरेलू इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और साथ ही हेजिंग के जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर मौजूद है नहीं। अब वायदा बाजार पे बैन रखा है तेल तिलहन में। अब क्रूड सनफ्लावर ऑयल और मूंगफली के जो फ्यूचर्स है वो तो उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आपने सोया और CPO और मस्टर्ड के फ्यूचर्स बैन है। इस पर विजय जी आपका टेक क्या है? क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद वायदा बाजार में वापस से मस्टर्ड के फ्यूचर्स को, सोया और बाकी पाम के फ्यूचर्स को लाना चाहिए वापस? मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव के बाद में ये फ्यूचर्स गवर्नमेंट खोल देगी। इसको बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्राइस मैकेनिज्म के लिए, प्राइस डिस्कवरी के लिए और हेजिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि फ्यूचर्स खोल दिए जाए। ओपन इकोनॉमी है, सब सारे मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं, शेयर मार्केट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है,
तो कमोडिटी मार्केट को इस तरीके से दबा के रखना उचित नहीं है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि बजट के बाद में, सॉरी, इलेक्शंस के बाद में गवर्नमेंट ओपन फ्यूचर मार्केट्स को खोल देगी एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स पे। उम्मीद है कि आम चुनाव के बाद इसे खोला जाए, क्योंकि महंगाई का जो बहुत ज्यादा तनाव उस समय तक कम होता दिख रहा है। आप वायदा बाजार शुरू करने को लेकर आप क्या कहेंगे? संदीप जी, आपका टेक, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, हम तो फुल्ली फेवर में हैं और सनफ्लावर ऑयल का भी जो शुरू हुआ उसके हम पूरे साथ में थे। और विजय जी ने जैसे कहा है, सुधाकर जी भी पूरी वही व्यू वाले हैं कि भाई ये फ्यूचर्स मार्केट प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया का स्मॉल और मीडियम आदमी कर नहीं पा रहा है और अपने आप को इतनी वॉलेटिलिटी से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ये मार्केट शुरू होना बहुत जरूरी है और हम होपफुल है कि इलेक्शंस के बाद में गवर्नमेंट इसको बहुत सिंपैथेटिकली कंसीडर करके इसको शुरू करेगी और ये पूरे जोश से शुरू होना जरूरी है इस देश में। ओके, तो आप यहाँ पे सुन रहे थे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के दिग्गजों को, उनका प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है, अलग अलग खाने के तेल को लेकर डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो क्या रहने वाला है, और 2024 के जो बड़े चैलेंजेस है, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती हुई इससे इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, एक चैलेंज वो है। दूसरा, हेजिंग के लिए उनके पास टूल्स मौजूद नहीं है। वायदा बाजार में वापस से तेल तिलहन के जो फ्यूचर्स मार्केट है उसको शुरू करने की मांग की जा रही है। साथ ही दो बड़ी मांग ये भी है कि यहाँ पर अगर खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाना है, आत्मनिर्भर की तरफ अगर धीरे धीरे बढ़ना है, तो आपको यहाँ पर भाव किसानों को देने होंगे। एक बड़ा मसला है, क्योंकि अभी भी हम 60% इंपोर्ट पर निर्भर हैं। और साथ ही एक बड़ा चैलेंज है जो डाइवर्जन जो हो रहा है बायोडीजल को लेकर हो रहा है खाने के तेल का, उस पर भी नजर रखनी काफी जरूरी है। शुक्रिया संदीप जी आपका, विजय जी आपका, और साथ ही सुधाकर सर आपका। आप तीनों मेहमान आए और हमारे दर्शकों को पूरे एडिबल ऑयल मार्केट का आउटलुक समझा दिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।